हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस 2025 के कुछ सॉल्यूशंस एंड आज हम सिर्फ पेपर वन डिस्कस करेंगे और इसके मैंने सॉल्यूशन जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में रिकॉर्ड किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लेट्स कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2025 और इसका पेपर वन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में पेपर 2 भी डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 1 सेज लेट R डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, AI BI बिलोंग्स टू R एंड I बिलोंग्स टू 1 2 3। ठीक है, तीन नंबर्स होंगे। F R से R, G R से R और H R से R दिया है। Fx, Gx एंड Hx आर थ्री फंक्शंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि Fx इज नॉट इक्वल टू Gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। देन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन HXs, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो Fx इज नॉट इक्वल्स टू Gx फॉर एवरी x इक्वल्स टू R। तो अगर Fx और Gx को हम इक्वल करके देखें तो x टू पावर 4 का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा और हमें कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बचेगा। मतलब अगर मैं Fx माइनस Gx इक्वल्स टू 0 देखूं तो मुझे मिलेगा x क्यूब के साथ a3 माइनस b3 प्लस x स्क्वायर के साथ a2 माइनस b2 फिर 7x और फिर a1 माइनस b1 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये किसी भी x के लिए ट्रू नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होना चाहिए। और हमें पता है कि कोई भी क्यूबिक होती है उसका कम से कम एक रूट तो होता ही है, कभी ऐसा होता ही नहीं है कि उसका एक भी रूट ना हो। तो मतलब ये क्यूबिक नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर क्यूबिक होगी तो कम से कम एक रूट आ जाएगा, हमें तो कोई भी रूट नहीं चाहिए इसका। इसका मतलब ये क्यूबिक नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें पता चल गया कि a3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b3। यहाँ से हमें ये पता चल गया। और बचा हुआ जो है क्वाड्रेटिक होगा और इसके मिसदारी रूट्स हो जाएंगे तो रियल रूट नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमसे बोला गया कोविशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। तो एच एक्स क्या है हमारा, एच एक्स है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। इसमें कोविशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है। तो हमें ज़्यादा टर्म्स लिखने नहीं पड़ेंगे। एक तो हमें सिर्फ एक्स प्लस वन की पावर 4 लिखना पड़ेगा, इसमें आएगा एक्स प्लस टू की पावर 4। फिर सिंस a3 और b3 सेम है तो हम लिख लेंगे a3 टाइम्स x की जगह रखना है x प्लस वन, तो x प्लस वन का क्यूब माइनस b3 टाइम्स x प्लस टू का क्यूब। अब a3 और b3 तो सेम है तो हम b3 की जगह लिख देते हैं a3 लिख देते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि a3 दोनों में सेम है, तो वो कैंसिल होने वाला है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब सिर्फ यहाँ से मिलेगा हमें, x प्लस वन की पावर 4 से और x प्लस टू की पावर 4 से। तो x प्लस फोर वन की पावर 4 में मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कहाँ से मिलेगा, जब हम लिखेंगे 4c1 और x की पावर 3 एंड 1 की पावर 1। और यहाँ से मिलेगा हमें 4c1 x क्यूब इंटू 2 की पावर 1। मतलब माइनस 4c1 मिल रहा है और माइनस 4c1 मतलब माइनस 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक तो ये है शायद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी में देखो क्या बोला गया है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। थ्री स्टूडेंट्स S1 S2 S3 आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक है, तीन लोगों को एक प्रॉब्लम दिया गया सॉल्व करने के लिए। U का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ देम। V says S1 can solve the problem given that neither S2 nor S3 can the solve। ठीक है, W बोलता है कि S2 can solve the problem, S3 cannot solve the problem। ओके, एंड T says S3 can solve the problem। तो एक काम करते हैं, पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। तो एक मैं सर्किल बना रहा हूँ जिसमें S1 सॉल्व कर पा रहा है, एक मैं बना रहा हूँ सर्किल जिसमें S2 सॉल्व कर पा रहा है, एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें एक सर्किल बना रहा हूँ जिसमें S3 सॉल्व कर पा रहा है। तो अगर सिर्फ S1 सॉल्व कर पा रहा है उस प्रॉब्लम को तो मैं उसको नाम दे दूंगा अल्फा। मतलब ये वाला रीजन, ये बाउंड्री के साथ ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन क्या है, अल्फा। सिर्फ S2 सॉल्व कर पा रहा है
उसको मैं बोल दूंगा बीटा, और सिर्फ S3 सॉल्व कर पा रहा है उसको बोल दूंगा मैं गामा। उसके अलावा अगर S1 S2 दोनों सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको मैं बोल दूंगा लेट्स से A, S2 S3 दोनों सॉल्व कर पा रहे हैं तो B, और S3 S1 दोनों सॉल्व कर पा रहे हैं तो C, और अगर तीनों ने एक साथ सॉल्व कर लिया तो उसको मैं बोल दूंगा D। तो मैंने ऐसे करके 3 3 6 और एक 7 चीजें मैंने डिफाइन की है। अब एक एक करके समझते हैं U क्या बोल रहा है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ U देखना है, इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3, एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब तीनों सर्किल्स को कवर करना है। और इसको मैं बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब ये है, और ये दी हुई है प्रोबेबिलिटी 1/2, ये हमें 1/2 दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ V समझते हैं क्या बोला गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ V मतलब S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बट नाइदर S2 नॉर S3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट S2 भी नहीं कर पा रहा है और S3 भी नहीं कर पा रहा है सॉल्व। तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार, और ये हमें वैल्यू दी हुई है 1/10 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 भी ना कर पाए और S3 भी ना कर पाए, तो S2 के बाहर वाला पार्ट और S3 के बाहर वाला पार्ट, और S1 कर पाए मतलब सिर्फ S1 ही कर पा रहा है सॉल्व, तो दैट इज अल्फा। और S2 S3 दोनों ही नहीं कर पा रहे, उसके लिए आ जाएगा हमारे पास बाहर वाला पार्ट इंक्लूडिंग S1। तो आ, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो बाहर वाली प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी जब तीनों कुछ नहीं कर पा रहे, तो नीचे आएगा 1/2 प्लस अल्फा। या तो S1 कर पाए या कोई भी ना कर पाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 प्लस अल्फा एंड दैट इज 1/10। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस हाफ। 9 अल्फा आ गया 1/2, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1/18। तो सिर्फ S1 सॉल्व कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/18। उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, W में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W देखते हैं। W says S2 can solve the problem but S3 cannot solve the problem. Probability of S2 intersection S3 बार, S2 वाला एरिया बट S3 ना कर पाए, तो वो हो जाएगा हमारे पास S2 कर पाए मतलब बीटा, और S3 ना कर पाए उसमें A और ऐड कर देंगे, तो बीटा प्लस A। और वो दिया हुआ है हमें कितना, बीटा प्लस A दिया हुआ है। S3 ना कर पाए और S2 कर पाए, ठीक है। तो बीटा प्लस A कितना दिया हुआ है 1/12, ये 1/12 दिया हुआ है, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, टी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। उसमें बोला है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मतलब S3 अगर सॉल्व कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास डी प्लस बी प्लस सी प्लस गामा, ये हमें निकालना है। तो अब इक्वेशन को समझते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास एक डेटा ये अवेलेबल है कि सबका सम 1/2 है, उसमें से अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ गया, बीटा प्लस ए आ गया, हमें डी प्लस बी प्लस सी प्लस गामा निकालना है। तो टोटल 7 वैल्यूज थे, उनमें से 3 वैल्यूज का सम तो हमें पता है और बाकी 4 का सम निकालना है। तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 माइनस 3 का सम 1/12 प्लस 1/18। टोटल सम 1/2 था, उसमें से बाकी जो 3 चीजें हैं उनका सम 1/12 प्लस 1/18 है। तो नीचे आ जाएगा 36, 18 माइनस 3 माइनस 2, that becomes 13/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आ जाएगा 13/36 विच इज ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है वो देखते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है 2 माइनस 2x² माइनस x² sin 1/x when x is not equal to 0 and it is 2 when x is 0। तो पूछा गया है पहला ऑप्शन क्या बोला गया है कि द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो पहले चेक कर लेते हैं कंटिन्यूस है या नहीं। तो लिमिट अगर निकालेंगे एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो f ऑफ 0 तो एग्जैक्ट 2 दिख रहा है, x अप्रोचिंग टू 0 पे 2x² 0 को अप्रोच करेगा, x² sin 1/x भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि x² 0 को अप्रोच कर रहा है और sin 1/x -1 से 1 के बीच में है।
तो लिमिट दोनों साइड से 2 आएगी, तो ये कंटिन्यूस हो गया। अब डिफरेंशिएबल है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, आर एच डी निकालेंगे और एल एच डी निकालेंगे और दोनों इक्वल आने चाहिए। आर एच डी का मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच माइनस 2 बाई एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा माइनस 2h माइनस एच साइन 1 बाई एच, एच भी कैंसिल हो जाएगा। एच जब जीरो को जाएगा तो ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये -1 से 1 है, तो ये क्वांटिटी जीरो को टेंड करेगी। सिमिलरली एल एच डी भी दिख रहा है, एल एच डी भी जीरो को टेंड करेगा। आर एच डी एल एच डी दोनों लिमिट क्या है, जीरो आ रही है, तो ये फंक्शन एफ डे जीरो का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट व्हाट, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हमें पता चाहिए। एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। There is a positive real number delta such that f is decreasing on the interval. f is decreasing on the interval चेक करने के लिए हमें इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स निकालें, हमें जीरो पे नहीं बोला गया है, जीरो के आगे बोला गया है, तो पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं जीरो के आगे। जीरो के अलावा फंक्शन है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो दैट विल बी माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स का हो जाएगा कॉस 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन 1 बाई एक्स को ऐसे रखते हैं और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ऐसा कुछ आएगा, तो दैट बिकम्स माइनस 4x माइनस 2x साइन 1 बाई एक्स प्लस कॉस 1 बाई एक्स। अगर हम जीरो से डेल्टा में बात करें तो ये क्वांटिटी जीरो से डेल्टा में, जीरो से डेल्टा की बात कर रहे हैं हम, जीरो से आगे किसी फंक्शन में तो डिक्रीजिंग होगा या नहीं होगा वो देखना है। तो जीरो से डेल्टा में ये क्वांटिटी नेगेटिव है, और जीरो के आसपास अगर हम देख रहे हैं तो ये -1 से 1 है और इसमें -2। एक काम करते हैं, इसमें से -2x कॉमन ही ले लेते हैं, तो बचेगा 2 प्लस साइन 1 बाई एक्स। ये क्वांटिटी तो नेगेटिव रहेगी और ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। उसके अलावा हमारे पास बचा cos 1 बाई एक्स। तो cos 1 बाई एक्स के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये -1 से 1 में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो जैसे मान लो ये जीरो है हमारा और ये कुछ डेल्टा है। अब जीरो से डेल्टा में क्या हो रहा है, डेल्टा एक रियल नंबर है, मान लो लेट्स से 0.1 है, तो जीरो से 0.1 में ये बहुत तेजी से ऑसिलेट करेगा, करेक्ट। यू डोंट नो कि एक फिक्स, अगर आपने यहाँ भी नंबर फिक्स कर लिया, मान लो इससे छोटा नंबर भी ले लिया, यहाँ ले लिया, तो इसके बीच में भी ऑसिलेट करेगा। आप जितना छोटा नंबर सोच सकते हो फिक्स नंबर, उस नंबर तक ये ऑसिलेट करता ही रहेगा। यू कैन नॉट से कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन देखते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हम बोल सकते हैं, राइट। वी कैन नॉट से इट इज इंक्रीजिंग, वी कैन नॉट से इट इज डिक्रीजिंग, राइट। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोला गया है, x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। अब लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन ये है कि हम एफ ऑफ जीरो निकालें, एफ ऑफ जीरो माइनस एच निकालें और एफ ऑफ जीरो प्लस एच निकालें। तो अगर मैक्सिमा है तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू इसके नेबर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एफ ऑफ जीरो प्लस एच अगर हम देखें, जीरो से थोड़ा क्या बड़ा वैल्यू पे हम फंक्शन का वैल्यू, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच आएगा 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी 2 से छोटी है। और अगर जीरो माइनस एच देखें, एक्चुअली यहाँ जीरो माइनस एच देखना चाहिए था, बट इट इज द सेम थिंग। तो जीरो माइनस एच देखें अगर हम, तो भी यही आएगा 2 माइनस 2h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच। स्टिल ये क्वांटिटी क्या है, 2 से छोटी है। आप ऐसे देख सकते हो, 2 माइनस एच उसका कॉमन ले लिया, 2 माइनस साइन 1 बाई एच, तो ये क्वांटिटी अगेन क्या है, 2 से छोटी है। तो और एफ ऑफ जीरो एग्जैक्ट 2 है, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मैक्सिमा मिलेगा एफ ऑफ एक्चुअली एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो लोकल मैक्सिमा होना चाहिए था, जबकि डी ऑप्शन में बोला है लोकल मिनिमा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज
कंसीडर अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 0 0 2 0 0 0 3. Let transpose of a matrix X is denoted by X transpose, then the number of 3 by 3 invertible matrices Q with integer entries such that Q inverse equals to Q transpose and PQ equals to QP. Q inverse equal to Q transpose मतलब हो जाएगा Q into Q transpose equal to I. ठीक है, अब Q into Q transpose equal to I दिया हुआ है और PQ equal to QP दिया हुआ है. ठीक है, ओके. अब ये देखिए, अगर मान लो मैं Q को कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, A B C इंटीजर एंट्रीज है, तो A1 A2 A3 ले लेते हैं, B1 B2 B3 ले लेते हैं और C1 C2 C3 ले लेते हैं. इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ, Q इंटू Q ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसका वैल्यू आई मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगे. क्या इक्वेशंस मिलेंगे? अगर हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सिमिलरली सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करें तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये भी कितना 1. ठीक है, और क्या मिलेगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये भी कितना 1. उसके अलावा इन तीन इक्वेशंस के अलावा अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं, मतलब सिग्मा ऑफ ए आई बी आई निकालें, तो वो 0 आएगा. सिग्मा बी आई सी आई, ये भी क्या आएगा 0 आएगा. सिग्मा सी आई ए आई निकालें तो वो भी कितना आएगा 0 आएगा. ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास आई, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. अभी दूसरी बात पी क्यू इक्वल टू क्यू पी है, तो P को अगर हम Q से मल्टीप्लाई करें 2 0 0 0 2 0 0 0 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? Q से. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका वैल्यू QP के बराबर आना चाहिए. तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 0 0 2 0 0 0 3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें. तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने से इक्वल आना चाहिए. तो 2A1 यहाँ से आएगा, 2A1 यहाँ से आएगा, कुछ मिल नहीं रहा है हमें. फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A2 मिलेगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A2 मिलेगा. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A3 मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे 3A3 मिलेगा. अच्छा, तो यहाँ से 2A3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 3A3. दिस इम्प्लाइज A3 का वैल्यू क्या होना चाहिए 0. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला कि A3 क्या हो जाएगा 0. नाउ इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2B1 मिलेगा. अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2B1 मिलेगा. सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2B2 मिलेगा. यहाँ पे भी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2B2 मिलेगा. सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2B3 मिलेगा और यहाँ पे 3B3 मिलेगा. तो B3 भी 0 हो जाएगा. इस तरीके से हम थर्ड रो पे जाते हैं. तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो आता है 3C1 और यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2C1, तो 3C1 इक्वल टू 2C1, तो C1 वैल्यू भी क्या आ गया 0. थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 3C2, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 2C2, तो C2 भी 0 आ रहा है. थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 3C3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3C3, तो C3 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आ गई कि जो Q मैट्रिक्स है उसमें A1 0 नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. A2 भी हो भी सकता है हो नहीं सकता, लेकिन A3 पक्का 0 है, B3 0 है, C1 0 है, C2 0 है. C3 के बारे में नहीं पता, B1 के बारे में नहीं पता, B2 के बारे में नहीं पता. उसके अलावा हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज 1.
तो a3 तो 0 हो गया, तो बचा हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज 1 एंड सिग्मा ai bi इज 0। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने a1 को 1 फिक्स कर दिया, तो a2 तो पक्का है 0 होगा क्योंकि इंटीजर है हमारे पास, a2 0 होगा, और b1 को भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि सिग्मा ai bi 0 है। तो फिर b2 के पास दो चॉइसेस होंगे, +1 या फिर -1। तो a1 को 1 फिक्स करने पे हमारे पास बाकी चीजों के पास दो ऑप्शन है। a1 को अगर मैंने 1 फिक्स किया तो ऐसे हमारे पास दो मैट्रिक्स आएंगे। a1 को अगर मैंने -1 फिक्स किया तो भी हमारे पास दो मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं यही चीज उल्टा कर दूं, मतलब मैं a1 को 0 रखूं और a2 को 1 फिक्स कर दूं, तो फिर से वही चीज होने वाली है कि मैं a2 को 1 फिक्स कर दिया तो ऐसे दो मैट्रिक्स आएंगे, राइट। और अगर मैं a2 को -1 फिक्स कर दूं तो भी दो मैट्रिक्स आएंगे। a1 को मैंने 1 फिक्स किया तो b2 चेंज हो रहा है +-1, a2 को फिक्स किया तो b1 चेंज हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं वो हमें काउंट करना है, लेकिन उसके साथ साथ C3 के पास भी दो ऑप्शन है, तो ये जितने भी ऑप्शन आए इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल 8 ऑप्शन आए, 8 और ये C के दो ऑप्शन, मतलब टोटल आ गए 16 ऑप्शन। तो हमारे पास कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं? 16। ऑप्शन सी हमारा क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया L1 इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स गिवन बाय दिस। तो L1 जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब N1 क्रॉस N2 के अलॉन्ग होगी। N1 इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ फर्स्ट प्लेन, N2 इज द नॉर्मल ऑफ द सेकंड प्लेन। तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इंटरसेक्शन लाइन के वो क्या होंगे? N1 क्रॉस N2 होंगे। दूसरी बात, L2 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू L1। तो यही डायरेक्शन रेशियोज L2 के भी होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है, और उसके लिए पॉइंट भी दिया हुआ है 2, -1, 3। M denotes the plane given by this equation। तो अब हमारे पास एक लाइन आ गई है और एक प्लेन आ गया है। सपोज दैट लाइन L2 मीट्स द प्लेन एट पॉइंट Q। तो एक बार डायग्राम बना देते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है और एक लाइन L2 है ऐसे। अब L2 लाइन जो है प्लेन को कहाँ मिल रही है? Q पॉइंट में मिल रही है। लेट R बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P। तो P कहीं पे यहाँ पे था और उससे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पे? प्लेन पे, और ये R है। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें क्या क्या निकालना है? लेंथ ऑफ PQ निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ PQ आराम से आ सकता है। लेंथ ऑफ QR ये भी आराम से आ सकता है। एंड लेंथ ऑफ एरिया ऑफ PQR ये भी आराम से आ जाएगा। एक्यूट एंगल बिटवीन PQ एंड PR ये भी आराम से आ जाएगा। तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहले हम N1 क्रॉस N2 निकाल लेंगे। तो N1 क्रॉस N2 निकाल लेते हैं जिससे कि डायरेक्शन रेशियोज आ जाए हमारे L2 लाइन के। तो ये हो जाएगा I कैप, J कैप, K कैप, 2, 3, 1 एंड 1, 2, 1। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। I कैप के साथ आएगा हमारे पास 3 - 2, 1। J कैप के साथ आएगा हमारे पास 2 - 1, 1। और K कैप के साथ आएगा हमारे पास 4 - 3, 1। तो हमारे पास आ गया I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए L2 के। तो इक्वेशन ऑफ L2 लिख सकते हैं भाई। इक्वेशन ऑफ L2 इज x minus x1 by a, y minus y1 by b equals to z minus z1 by c। ये लाइन आ गया L2 का। अब मुझे अगर Q पॉइंट निकालना है तो मैं इसको लैम्डा से इक्वेट करूंगा और प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दूंगा। प्लेन की इक्वेशन में दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 6। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x निकालते हैं। तो x आएगा लैम्डा प्लस 2, y आएगा -1 माइनस लैम्डा, और z इक्वल टू लैम्डा प्लस 3। उठा के रख देते हैं। तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 -1 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 6। 2 लैम्डा और 2 लैम्डा कैंसिल हो रहा है तो बचेगा माइनस लैम्डा प्लस 4 -1, तो ये 3 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो माइनस लैम्डा हो गया 12 माइनस 3, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -9। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू -9 आ गया। तो पॉइंट आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू -7,
y इक्वल्स टू 8 और z इक्वल्स टू -6, -7, 8 एंड -6। ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए, q के, -7, 8 एंड -6। अब हमें पी क्यू लेंथ पूछा था, तो पी क्यू लेंथ निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ -7, तो 9 का स्क्वायर प्लस -1 -8 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -6 9 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 9√3। ये पी क्यू लेंथ आ गया हमारे पास। पी क्यू लेंथ इज 9√3। ऑप्शन में है क्या 9√3? हाँ भाई है ऑप्शन में, तो इसको हम करेक्ट मार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर। तो एक काम कर सकता हूँ कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ पी आर, तो वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ 2, -1, 3 का इस प्लेन से डिस्टेंस, तो 2 इंटू 2 -1 -2 इंटू 3 -6 अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 +4 +1, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 4 + 1 -6 तो आ गया 12 -5 7/3। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू -1 है और जेड का वैल्यू हमारे पास, अच्छा यहाँ प्लस आना चाहिए ना, हाँ, तो यहाँ पे आएगा -1 4 -1, तो 13 3 9/3 3 आ रहा है डिस्टेंस, तो 3 आ रहा है हमारे पास। 3 आ रहा है डिस्टेंस, तो हमारा जो पी आर डिस्टेंस है वो 3 आ गया और क्यू आर डिस्टेंस, सॉरी पी क्यू डिस्टेंस 9√3 आ गया, तो क्यू आर आ जाएगा हमारे पास। तो 90 डिग्री हमारा पी क्यू बना रहा है, तो अंडर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर, तो हो जाएगा 81 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 27 -1, 9 को बाहर निकाला 27 -1, तो 3√26, ये क्यू आना चाहिए, क्यू आर। 15 तो नहीं लग रहा है मुझे। एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है क्यू आर आया हमारा 3√26 इंटू हाइट, और हाइट है हमारा कितना, पी आर आया हमारा 3, रहेगा हमारे पास 9/2√26। इन्होंने दिया है 3/2, तो एक काम करते हैं, एक 3 को अंदर ले जाते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 23, तो 3/2√234। हाँ ये सही है, सी ऑप्शन सही दिख रहा है, सी ऑप्शन सही दिख रहा है। एक्यूट एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर के बीच में एंगल आराम से निकाला जा सकता है, या फिर डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन ना। डायरेक्टली हम क्या लगाएं, पी क्यू और पी आर के बीच में तो साइन थीटा लगा देते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा हो जाएगा पी क्यू, सॉरी पी आर बाई पी क्यू। एक मिनट, हम कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, पी क्यू और पी आर के बीच में, तो ये थीटा हो गया लेट से, तो पी क्यू और पी आर तो कॉस थीटा लगाना चाहिए, सॉरी, तो कॉस थीटा लिखेंगे अपन, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू पी आर बाय पी क्यू। पी आर है 3 और पी क्यू है 9√3, 3 से 3 कट गया, 1/3√3 आना चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू, इन्होंने लिया 1/2√3, तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और सी ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि let n denote the set of all natural numbers and z denote the set of all integers। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि एफ एन और जी एन के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है। अच्छा, एफ एन फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एन भी दिया है और जी एन भी दिया हुआ है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है वो दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, एक एक करके हम उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम एफ एक्स की बात कर लेते हैं। एफ इज नॉट 1 1 बट एफ इज ऑन 2, ये सही है या गलत है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे जो एफ एक्स है वो डिफाइंड कैसे है वो देख लेते हैं। ये हमारा डोमेन लेट से,
और ये हमारा कोडोमेन। तो अगर मैं n को ऑड नंबर रखता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 ये रखता हूँ, तो हमारे जो आउटपुट है वो कैसे आ रहा है? 1 पे आउटपुट आ रहा है हमारे पास 1, 3 पे आ रहा है 2, 5 पे आ रहा है 3, 7 पे आ रहा है 4, 9 पे आ रहा है 5 और 11 पे आ रहा है 6। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स कवर होने वाले हैं आगे जाके। अगर वहीं पे अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूँ, मतलब 2 4 6 8 10 12 इनकी बात करूँ, तो 2 पे आउटपुट देखें, 4 माइनस एन बाई टू में 2 रखे तो आ रहा है 1। अच्छा, ये तो सेम आउटपुट आ गया, ये तो सेम आउटपुट आ गया। तो 2 पे आ रहा है 1, 4 पे आ रहा है 0, 6 पे आ रहा है हमारे पास -1, 8 पे आ रहा है हमारे पास -2, 10 पे आ रहा है -3 और 12 पे आ रहा है -4। मतलब सारे इंटीजर्स कवर हो गए। लेकिन हमें ये देखने को मिल गया कि ये मैनी वन फंक्शन है। ये क्या है? मैनी वन। तो f इज नॉट वन वन, सही बात है, और सारे इंटीजर्स कवर हो गए, मतलब ऑन टू। तो ये मैनी वन और ऑन टू फंक्शन हो गया, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, जी की बात कर लेते हैं। तो जी फंक्शन में पहले हम डोमेन बना लेते हैं, डोमेन बना लेते हैं। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे डोमेन में आएंगे, तो लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड लाइकवाइज। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें तो कोडोमेन में क्या आ रहा है? अगर मैं इनको नेगेटिव रख रहा हूँ तो 2n बन रहा है, मतलब -2n आ रहा है, तो ये 0 पे आ जाएगा। 0 नहीं रख सकते, नेगेटिव रखने हैं हमें, तो -1 पे आ जाएगा 2, -2 पे आ जाएगा 4, -3 पे 6, -4 पे 8। तो सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, 0 इसमें नहीं आ रहा है, सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, 0 नहीं दिख रहा है मुझे। और अगर मैं इनको पॉजिटिव नंबर रख रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, जैसे 0 रखते हैं तो 0 पे आ रहा है 3, 1 रखते हैं तो आ रहा है 5, 2 रखते हैं तो 7। तो सारे ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं, 9 11 13। तो सारे इवन नंबर्स भी आ रहे हैं, सारे ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं एक्सेप्ट 1। इसमें 1 नहीं है, मतलब ये इनटू हो जाएगा। तो जी इज नॉट ऑन टू, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, सी इज इनकरेक्ट। चलिए अब एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ की बात कर लेते हैं। ये हमारा एफ फंक्शन है, ये हमारा जी फंक्शन है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ पहले जी ऑफ एफ एक्स की, तो जी के अंदर हम एफ एक्स का इनपुट देंगे। सबसे पहले हम एफ एक्स का इनपुट देंगे, तो x के दो वैल्यूज पे ये सेम वैल्यू आ रहा है 1, और 1 इसमें रखेंगे तो एक आउटपुट आएगा हमारे पास 5। तो हम g ऑफ एफ एक्स की अगर बात करें तो हम x के दो वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे 1 और 2। तो एफ एक्स का तो सेम आउटपुट आ रहा है, एफ एक्स का सेम आउटपुट आएगा तो जी ऑफ एफ एक्स का भी सेम आउटपुट आएगा। तो जब भी एफ एक्स मैनी वन होता है तो जी ऑफ एफ एक्स सबका मैनी वन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया, नॉट वन वन हो गया। अब ये ऑन टू है या नहीं वो तो दिख ही रहा है कि जी ऑन टू नहीं है, तो जी ऑफ एफ एक्स भी ऑन टू कैसे हो सकता है? तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, जी ऑफ एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, क्योंकि 1 मिसिंग था ऑड नंबर्स में। अब बी ऑप्शन देखना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देखें, मतलब उल्टा सोचे, तो हमें जी एक्स को एफ एक्स के अंदर रखना है। तो ये इनपुट जाएंगे, जी ऑफ एक्स वाले इनपुट जाएंगे, मतलब क्या जाएंगे हमारे पास? ये हमारे इंटीजर्स इसमें जाने वाले हैं। इंटीजर्स जाएंगे, हमें सारे वैल्यूज मिलेंगे नेचुरल नंबर्स, बट एक्सेप्ट 1, 1 नहीं मिल रहा है। और वो वैल्यूज यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये कुछ आउटपुट आएंगे, और ये सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है हमारे पास, तो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब तो मैनी वन हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 तो हमें मिल ही नहीं रहा, तो ये 1 1 हो गया, और ये हमारा ऑन टू हो गया। तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या है 1 1 नहीं बोला है, नॉट 1 1, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ए और डी, क्योंकि 1 1 आ रहा है हमारे पास फंक्शन, ठीक है, इन्होंने नॉट 1 1 बोला है। ए और डी करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, z1 is 1 plus 2 iota, z2 is 3 iota, two complex numbers,
एंड एक सेट दिया हुआ है जिसमें एक कंडीशन है, और इस कंडीशन को देख के समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस का रेशियो 2 दिया हुआ है। अगर मैं इसको पी ए बोल दूं, इसको पी बी बोल दूं, तो उन्होंने पी ए बाई पी बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसका मतलब पक्की बात है कि पी का जो लोकस है वो एक सर्किल है। ठीक है, ये हम पढ़ते ही हैं, बहुत कॉमन सी चीज है। तो पी ए मतलब डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम Z1 मतलब x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। सबको एक तरफ लेके जाते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2x 24y और यहाँ 4y, तो माइनस 20y, 36 माइनस 5 तो हो जाएगा 31 इक्वल्स टू 0। एक्स 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 23/3y प्लस 31/3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है। तो हमारा जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा -1/3 10/3। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, सेंटर मिल गया। रेडियस चाहिए हमें, रेडियस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 31/3। 9 एलसीएम आ गया 101 माइनस 93 का रूट 8/3 मतलब 2√2/3। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो आई थिंक ए एंड डी आर द आंसर्स। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हमारा रिलेशंस और फंक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो रिलेशंस का एक क्वेश्चन है ये, लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। ये चीज़ें पहले कम पढ़ाई जाती थी, बट अब आजकल पढ़ाने लगे हैं। नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव कितने होते हैं, सिमेट्रिक कितने होते हैं, ये सब चीज़ें। एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स, तो जो रिलेशन है उसमें 10 एलिमेंट होने चाहिए। तो 10 में से सबसे पहली बात, वो वाले एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे जिसमें ए कमा ए हो, बी कमा बी हो, सी कमा सी हो, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी, सी कमा सी, डी कमा डी, ई कमा ई और एफ कमा एफ। तो ये 6 एलिमेंट तो 10 में से यही हो गए, 6 तो यही हो गए। अब 4 बचे हमारे पास। अब 4 में ऐसे होने चाहिए जो इसको सिमेट्रिक बनाए। सिमेट्रिक का मतलब ए कमा बी आए तो बी कमा ए भी आए, है ना। तो वैसे एलिमेंट्स, तो अगर हमें याद हो, तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनाते हैं पेयर्स का, ए कमा ए हो गया, बी कमा बी हो गया, ऐसे करते हुए एफ कमा एफ हो गया। यहाँ ए कमा बी आएगा तो यहाँ बी कमा ए आएगा, यहाँ ए कमा सी आएगा तो यहाँ सी कमा ए आएगा, इस तरीके से। यहाँ ए कमा एफ आएगा तो यहाँ एफ कमा ए आएगा, इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल 36 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें से 6 डायगोनल में होते हैं। तो बाकी बाकी बचे 30, 30 में से 15 ऊपर और 15 नीचे। तो अगर मुझे 4 एलिमेंट चूज करने हैं, अगर मैं 2 यहाँ से उठाऊंगा, जैसे मैंने ए कमा बी और ए कमा सी उठाया, तो बी कमा ए और सी कमा ए अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है, तो 4 अपने आप आ जाएंगे। तो मुझे 2 एलिमेंट उठाने हैं ऊपर वाले ट्राइंगल से, तो इनको चूज करने की चांसेस हो जाएंगे 15c2, मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन विल बी 15c2। तो 15c2 का वैल्यू निकालना है हमें, जिससे कि हमारा क्या बन जाएगा सेट, ये जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बन जाएगा। तो 15c2 हो जाएगा 15 इंटू 14/2, दैट इज 105। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी 105। ऐसे रिलेशंस हम बना सकते हैं, 105 रिलेशंस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और आई थिंक जी मेंस में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, लेट 2 पॉइंट्स m and n are in xy plane, mn वेक्टर डिनोट्स द वेक्टर फ्रॉम m to n। जीरो वेक्टर दिया हुआ है, पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन द xy प्लेन, एस बी ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, और इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट है, ये है P, ये है Q, ये है R, इसके अंदर एक पॉइंट है S। अब बोला है एस पी वैक्टर प्लस 5 एस क्यू वैक्टर प्लस 6 एस आर वैक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एस वैक्टर निकाल सकते हैं। मान लो P वैक्टर है ओरिजिन, Q है Q वैक्टर और R है R वैक्टर। S को S वैक्टर नाम दे दिया। तो बोला है एस पी वैक्टर प्लस 5 एस क्यू वैक्टर प्लस 6 एस आर वैक्टर इक्वल्स टू 0।
तो एस पी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास माइनस एस वेक्टर 5, एस क्यू वेक्टर हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस एस, और एस आर वेक्टर हो जाएगा हमारे पास आर माइनस एस इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया हुआ है। तो एस वेक्टर अगर देखें तो 6 बार एस, एक्चुअली 12 टाइम्स एस वेक्टर आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 6 आर। तो एस वेक्टर को तुम बोल सकते हो 5 क्यूब/12 प्लस आर बाय 2, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पी आर का हो जाएगा आर बाई 2 और क्यू आर का हो जाएगा क्यू प्लस आर बाई 2। तो क्या पूछा है हमसे, लेंथ ऑफ ई एफ वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ ई एस वेक्टर। ई एफ वेक्टर मतलब हमारा हो गया ये वाला लेंथ, दैट इज क्यू बाई 2 का मैग्नीट्यूड। ई एस वेक्टर मतलब हो गया ये वाला लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ई में से एस को हटाएंगे तो आएगा 5 क्यूब/12 का मैग्नीट्यूड, सो दैट इज 6/5 मतलब 1.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 0, 1 एंड 2। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इन सेट S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in x। तो या तो 0 दो बार आए या फिर 1 दो बार आए, तो ऐसे हम केसेस निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक वेन डायग्राम देखते हैं। मैं क्या करूँगा, पहले मैं ऐसे केसेस काउंट कर लूँगा जिसमें 2 बार 0 आ रहा है ना। फिर ऐसे केसेस काउंट कर लूँगा जिसमें 2 बार 1 आ रहा है, और जो कॉमन वाला पार्ट है जिसमें 0 भी 2 बार आ रहा है और 1 भी 2 बार आ रहा है, उनको हटा दूंगा। तो हमें ये मिल जाएगा कि एग्जैक्टली एक बार 0 एंड एग्जैक्टली या तो 2 बार 0 हो या फिर 2 बार 1 हो, ऐसा। तो केस 1, जब मेरे पास 2 बार 0 आ रहा है, ट्वाइस, 0 कम्स ट्वाइस, पहले उसका आंसर निकाल लेते हैं। 7 डिजिट है, ठीक है, 0 2 बार आ रहा है तो 0 फर्स्ट प्लेस पे तो आ नहीं सकता, तो उसके पास मुझे 6 चॉइसेस, 6 में से कोई 2 प्लेस सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे 0 आ रहा है। बाकी जो 2 प्लेस सेलेक्ट किए उसके अलावा हर प्लेस पे 2 चॉइसेस है, या तो 1 आए या 2 आए। तो ये 2 प्लेस जो सेलेक्ट किए उस पर तो एक ही चॉइस है कि 0 हमने फिल करना है, बाकी प्लेसेस पे 2 चॉइसेस है, तो 2 टू पावर 5, ये केस 1 का आंसर आएगा जब हमने 2 0 यूज किए हैं। केस 2, व्हेन 1 कम्स ट्वाइस, 1 कम्स ट्वाइस, जो 1 है वो 2 बार आ रहा है। अब 1 2 बार ऐसे आ सकता है, या तो 1 फर्स्ट प्लेस पे आ जाए और 6 डिजिट हमें फिल करने हैं, या फिर 1 फर्स्ट प्लेस पे ना आए, 1 फर्स्ट प्लेस पे ना आए, ये 2 चीजें हो सकती है। अगर 1 फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया, ठीक है, तो हमें 2 1 भरने थे इसमें, तो एक 1 और फिल करना है इन 6 डिजिट्स में, तो 6C1, एक जगह पे मैंने 1 फिल कर दिया। बाकी जो हमारे पास 5 जगह बची, वहां पे हर के पास 2 चॉइसेस है, 0 या 2 0 या 2 0 या 2, ऐसे करके। उसके अलावा अगर 1 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आया तो हमें 2 प्लेस सेट करने पड़ेंगे इनमें से, दैट विल बी 6C2, 2 प्लेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमें 1 1 के लिए। बाकी हमारे पास जो बचे, बाकी जो बचे हमारे प्लस प्लेसेस, अच्छा फर्स्ट प्लेस पे 1 नहीं आ रहा है तो 2 ही आएगा, पक्की बात हो गई है, क्योंकि 0 तो आता नहीं है। तो बाकी जो प्लेसेस बचे, ये 2 और ये 2, ये 4 प्लेसेस, उनके पास 2 2 चॉइसेस, 0 या 2 0 या 2 0 या 2, ऐसे। अब मुझे केस 3 वाला जो माइनस करने वाला केस है वो निकालना पड़ेगा। केस 3 ऐसा केस जिसमें 2 0 आ गए, 2 जीरोस एंड 2 1s, ये दोनों ही आ गए हमारे पास, ये केस हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो जब 2 0 आ गए तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो पहले प्लेस पे 1 आए या पहले प्लेस पे 1 ना आए। अगर पहले प्लेस पे 1 आ गया, अब मुझे फिल करना है एक 1 को और 2 0 को, तो मुझे इन 6 में से 3 प्लेस सेलेक्ट करना है, 6C3,
जहाँ पे आएंगे 0 0 1 उनको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 फिल हो गए और 0 फिल हो गए। अब बाकी जो बचे वहाँ पे 2 ही आएगा, तो उसका एक ही तरीका है। अगर पहले प्लेस पे 1 नहीं आया और 0 भी आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे पक्का यहाँ 2 आएगा। अब मुझे बाकी प्लेसेस पे 2 0 रखना है और 2 1 रखना है, तो उसके तरीके हो जाएंगे 6C4, 6 में से 4 प्लेस सेलेक्ट किए, वहां पे उन चारों चीजों को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और बाकी प्लेसेस पे 2 ही आएगा, ये पक्की बात है, उसको रखने का एक तरीका। तो हम लिख लेंगे केस 1 प्लस केस 2 माइनस केस 3, ये हमें करना है। तो 6C2 होता है हमारा 15, तो 15 इंटू 32 आया, ये आया 6 इंटू 32, और ये आया हमारे पास 15 इंटू 16। तो एडिशन वाली चीजें आ गई हमारे पास। अगर मैं 16 कॉमन ले लूँ तो 30 प्लस 12 प्लस 15 ऐसा कुछ आएगा। तो 16 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 57, और माइनस करने वाली चीज देखें 63, तो 20 इंटू 3 मतलब ये 60 आ गया, 64 मतलब 15, और ये 6 90। तो हमें माइनस करना है 60 प्लस 90, ये माइनस करना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 7 एंड 80, तो आ जाएगा हमारे पास 912 माइनस ये 150 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 2 6 7 762। दिस शुड बी अवर आंसर। ठीक है, केस 1 प्लस केस 2 माइनस केस 3 हमने किया, तो 762 आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि लेट अल्फा एंड बीटा द रियल नंबर्स एंड लिमिट दिस लिमिट इज गिवन एज 2। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो दिस इज 0/0 फॉर्म, दिस इज ऑलरेडी 0/0 फॉर्म। तो हम पहले इसमें एल ऑर्बिटल लगाते हैं और इसको लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², और न्यूमरेटर में ये बन जाएगा अल्फा/2 1 अपॉन 1 माइनस x², जिसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स टू पावर -1। बीटा एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बीटा एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस बीटा इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 2, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अप्रोक्सीमेशन से, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से इसको हम 1 प्लस x² तक ही लिखेंगे, बिकॉज नीचे हमारे पास x² तक का डिग्री है, माइनस बीटा एक्स साइन एक्स को मैं x तक ही लिखूंगा नीचे x² होने की वजह से, और cos x का एक्सपेंशन लिखूंगा मैं 1 माइनस x² बाई 2 फैक्टोरियल। 4 पावर तक मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज नीचे x² है। अब अगर हम x को 0 पुट करें तो नीचे तो 0 को टेंड कर रहा है, ऊपर भी 0 को टेंड करना चाहिए, तभी हमारे पास एक फाइनाइट लिमिट आ पाएगी। तो ऊपर 0 टेंड कराने के लिए अल्फा/2 प्लस बीटा शुड बी 0। ऊपर 0 रख के देखिए तो 0 टेंड करना चाहिए, तो अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो हमारे पास बचता है दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² के साथ अल्फा/2 माइनस बीटा बाई 2, और नीचे है 3x², ये 2 होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा/2 माइनस 3 बीटा बाई 2 शुड बी इक्वल टू 6, अल्फा माइनस 3 बीटा शुड बी 12। ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये था इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा -5 बीटा इक्वल्स टू 12, तो बीटा आ गया -12/5, तो अल्फा आ गया 24/5। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है दैट इज 12/5, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें बोला गया है कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स का जो आउटपुट है हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स जो है वो इस टाइप का फंक्शन होगा, k टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट एक और कंडीशन दी हुई है,
f of a of 31 इक्वल्स टू 64 टाइम्स f of a 25। ये क्या है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है, ठीक है। तो हम लिखेंगे f of a1 plus 30d should be equal to 64 times f of a1 plus 24d। f of a1 plus 30d का मतलब हो गया k की पावर a1 plus 30d इक्वल्स टू 64 टाइम्स k की पावर a1 plus 24d। और यहाँ से k टू पावर a1 k टू पावर n कट जाएगा, k टू पावर 6d विल बी 64। इसको लिख सकते हैं k की पावर d टू पावर 6 इक्वल्स टू 2 टू पावर 6। दिस इंप्लाइज k टू पावर d इज 2। ये हम बोल सकते हैं k टू पावर d 2 आ गया। और क्या दिया हुआ है हमें? सिग्मा ऑफ f ऑफ ai इक्वल्स टू 1 से लेके 50 तक, इसका वैल्यू है 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब है k टू पावर a1 प्लस k टू पावर a1 प्लस d प्लस k टू पावर a1 प्लस 2d लाइकवाइज k टू पावर a1 प्लस 49d। ये दिया हुआ है 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। k टू पावर a1 को हम बाहर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, कॉमन रेशियो d है, तो k टू पावर d टू पावर 50 माइनस 1 अपॉन k टू पावर d माइनस 1 इक्वल्स टू कितना? 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। k टू पावर d का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 2 की पावर 50 हो जाएगा ये, नीचे 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो k टू पावर a1 आ गया 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस 1। हमारे पास k की पावर a1 आ गया। तो पूछा क्या है? 6 से लेके 30 तक टर्म्स का सम f ऑफ ai इक्वल टू 6 से लेके 30 तक, मतलब k टू पावर 6 टर्म जो होगा वो a1 प्लस 5d होगा, फिर k टू पावर a1 प्लस 6d, इस तरीके से k टू पावर a1 प्लस 29d तक हमें एडिशन निकालना है। k टू पावर a1 को कॉमन ले लिया, जिसका वैल्यू है 2 की पावर 25 माइनस 1। अंदर gp का सम बनेगा, जिसका पहला टर्म है k की पावर 5d। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a इंटू r टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इज 25 माइनस 1 अपॉन k टू पावर d माइनस 1। तो k टू पावर d तो 2 था, तो 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस 1। पहला टर्म हमारे पास है 2 और की पावर 5, और यहाँ पे है 2 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 इंटू 32, तो ये 96 आंसर आना चाहिए। दिस शुड बी 96। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है एक, जिसमें बोला है 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और सबसे खास बात यह है कि सबका इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 1 पे ही दिया गया है, ठीक है। और ये पूछा गया है, तो एक कॉमन बात दिख रही है कि अगर मैं dy1 बाय y1 निकालूं, फिर dy2 बाय dy2 बाय y2 निकालूं, तो इन्होंने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, उसके पीछे इनका कुछ मोटिव हो सकता है। और dy3 बाय y3 इक्वल टू निकालूं तो 2 माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब dx, ये दिया हुआ है। और अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो dy1 बाय y1 प्लस dy2 बाय y2 प्लस dy3 बाय y3 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x की पावर माइनस 3 dx। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूं तो आ जाएगा ln ऑफ y1 इंटू y2 इंटू y3 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो आ जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस सी। और x इक्वल टू 1 पे ये देख लेते हैं वैल्यू क्या है। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आएगा माइनस 1 प्लस सी। ln ऑफ y1 है 5, y2 है 1/3 और ये है 3/5 इसे कट 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ln 1/-1 होता है, तो c का वैल्यू आ गया हमारे पास 0। c का वैल्यू 0 आ गया।
तो हमारा जो फंक्शन है वो बन जाएगा y1 y2 y3 इक्वल्स टू e की पावर x की पावर -2, ऐसा आ रहा है। अच्छा, तो लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e टू पावर -1/x² प्लस 2x अपॉन e टू पावर 3x sin x, e टू पावर 3x sin x। अब एक्सटेंडिंग टू 0 पे e टू पावर 3x तो 1 जाएगा और ये 0 जा रहा है टर्म, और ये बहुत तेजी से 0 जाएगा, बहुत ज़्यादा 0 जाएगा, ये बहुत ज़्यादा तेजी से 0 जाएगा हमारे पास एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे। ठीक है, और बात करें 2x की, तो 2x भी 0 की तरफ जा रहा है, बट e टू पावर -x² जो है बहुत तेजी से 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास सिर्फ ये बचना चाहिए, इसको मैं 0 नेगलेक्ट करूंगा तो बचेगा हमारे पास 2x अपॉन e टू पावर 3x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स बाई एक्स 1 को टेंड करेगा, ये 2 की तरफ जाएगा लिमिट, सो आंसर शुड बी 2। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वैल्यू दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है 4, 5, 8। पहले इसको हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा। वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सपोज दैट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 19 एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 6। मीडियन मतलब बीच वाला टर्म जो होता है, बिल्कुल बीच में जो आएगा वो 6 है अपना। तो एक बार हम इनको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं इनको। सबसे पहले आएगा हमारे पास 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 12। इनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 5 f1, 6 की है 1, 8 की है f2, और फिर 9 की है 2, 11 का है 3 और 12 का है 1। तो इन्होंने 19 ऑब्जर्वेशंस दिए, तो सम ऑफ दीज टोटल इज 19। ओके, सम 19 है। तो यहाँ से 5 प्लस f1 प्लस 1 प्लस f2 प्लस 6 इक्वल्स टू 19। तो f1 प्लस f2 कितना आ गया? 7 आ गया। f1 प्लस f2 7 आ गया। उसके बाद क्या बोला है देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन 6 है, तो 6 है तो ये बीच वाला टर्म होना चाहिए। तो 19 अगर टोटल टर्म्स है, एक बीच वाला है, तो 18 होंगे, तो इनका सम 9 और इनका सम 9। सम 9 है तो f1 4 है और f2 3 है। तो f1 4 आ गया, f2 3 आ गया। तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। f1 4 आ गया, f2 3 आ गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया हमारे पास। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन तो ये 7f1 प्लस 9f2, 7f1 प्लस 9f2 आराम से निकाल लेंगे। 28 प्लस 27 दैट इज 55। तो p का 5 आ जाएगा। अल्फा क्या है वो देख लेते हैं। अल्फा डिनोट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। तो पहले इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई से। तो हो जाएगा 20, फिर 20, 40, 46, फिर आएगा 24, फिर 18, 33 एंड 12। तो कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। 10 और 10 20, 23 टू 7, 11 टू 13, 133 अपॉन 19। ये आई थिंक 7 टाइम्स कट रहा है। तो 133, तो ये तो ये क्या है हमारे पास? x बार आया है ना, एवरेज आया है। तो हमसे क्या बताया, पूछा है सिग्मा ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाय सिग्मा एफ आई, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी के अबाउट वो निकाल लेते हैं। 7 है अपना एवरेज, तो 7 के अबाउट इनका डेविएशन निकाल लेते हैं। तो 7 माइनस ये वैल्यूज में से माइनस करेंगे और मॉड लेंगे। तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। 3, 2, 1, 1, 2, 4 और 5। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई करते हैं। तो 15,
8 1 3 4 12 एंड 5 15 5 20 20 हो गया, 8 और 12 20 40 हो गया, 48 48 आ गया ये, ठीक है 48। तो 3 होना चाहिए, तो Q ऑप्शन आ सकता है, Q का 3, Q का 3 तो या तो A आएगा या C आएगा, A या C में से चेक करना है। तो R चेक करने का कोई फायदा नहीं है, S ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस निकाल रहे हैं अपन अपॉन सिग्मा एफ आई। तो वेरिएंस निकाल रहे हैं तो ये चीज निकालनी है अपने को, सिग्मा एफ आई इंटू इसका स्क्वायर। तो इन चीजों को हम स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 1 1 4 16 और 25, 5 और 9 45, 4 इंटू 4 16, 1 3, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 16 48 एंड 1 इंटू 25। तो 5 हो 11 12 15 23 8 31 5 30, आई थिंक 6 आना चाहिए एंड में, तो 146। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एस का 1 हो जाएगा, एस का 1 हो जाएगा तो सी आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्टेट्स का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स एक्स डिनोट, बॉक्स से डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब है, ऑप्शन मैच करते हैं डायरेक्टली। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 1 से टिके 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एफ एक्स ले लेते हैं, 10x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 35, उसका रेंज निकालने का ट्राई करते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर मैं देखूँ, x 1 से 2 है, तो अगर मैं एफ डैश एक्स देखूँ तो आ रहा है 30x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 60, 30 अगर मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब x माइनस 1 और x माइनस 2। तो 1 और 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए, प्लस माइनस प्लस, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। 1 पे आएगा मैक्सिमा, 2 पे आएगा मिनिमा। तो 1 पे हमारा मैक्सिमा आएगा, तो एफ ऑफ 1 देख लेते हैं, 10 माइनस 45 प्लस 60 प्लस 35, 95 माइनस 35, ये हो जाएगा 65। एक बार देख लेते हैं, ये आ गया माइनस 35, एक्चुअली 60 ही आ रहा है, एक्सैक्ट 60 आ रहा है। हाँ, तो एफ ऑफ 1 60 आया, एफ ऑफ 2 देख लेते हैं, 80 माइनस 180 प्लस 120 प्लस 35 माइनस 100 प्लस 120 प्लस 35, ये आ गया 55। तो हमारी जो रेंज है न्यूमरेटर की आई 55 से लेके कितना 60 तक, ये हमारा न्यूमरेटर आया। और इसमें ऐसा नंबर डिवाइड करना है जिससे कि कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है, मतलब एक ही नंबर आए 55 से 60 में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे। तो ऐसा है कि बीच में इंटीजर नहीं आना चाहिए। तो n को अगर मैंने 8 रखा, तो 8 इंटू 7 56 बीच में इंटीजर आ रहा है तो ब्रेक होगा, तो n तो 8 नहीं हो सकता। n को अगर मैंने 9 रखा, तो 9, हाँ 9 हो सकता है, क्योंकि 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 7 इन 63, तो बीच में कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, तो 9 से डिवीजन करेंगे तो ये कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। तो 9 करेक्ट होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, पी का 2, तो बी या डी में से आंसर। तो क्यू ऑप्शन देख लेते हैं, क्यू ऑप्शन, तो जी एक्स हो गया हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 15, और इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो रहा है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये चीज तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इसका डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर प्लस 3। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग करना है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, 2n स्क्वायर माइनस 39 माइनस 15 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। सो 2n स्क्वायर माइनस 39 माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो 15 इंटू 2 फैक्टर्स भी हो रहे हैं, तो इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, 2n माइनस 15 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, 2n माइनस 15, ठीक है। और n के बारे में क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर बोला गया है क्या, नहीं, ठीक है। तो n का वैल्यू -1 से छोटा या फिर n का वैल्यू 15/2 से बड़ा, तो आंसर 8 होना चाहिए। तो 8 होना चाहिए, तो q का 1, तो हमने बोला था कि
हाँ क्यू का 1 आ गया था और पी का 2 आया था, पी का 2 क्यू का 1, तो आई थिंक डी करेक्ट होगा, बट आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, आर ऑप्शन देख लेते हैं। पी का 2 क्यू का 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आर का देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो एच एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच इज ग्रेटर देन 5 सच दैट x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो x माइनस 3 और x प्लस 3 इसके फैक्टर्स हो गए, और ये जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, डी लेस देन 0 इसका ऑलवेज पॉजिटिव है। तो x इक्वल टू 3 और माइनस 3 पे मिनिमा आना चाहिए, 3 पे मिनिमा आना चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली वी शुड हैव n एज इवन नंबर, बिकॉज अगर n इवन होगा तभी ग्राफ ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर n ऑड होगा तो ग्राफ की कॉन्केविटी ऐसे चेंज हो जाएगी यहाँ पे 3 के अबाउट। अगर n ऑड होगा तो, n इवन होगा तो यहाँ पे मिनिमा आएगा, क्योंकि ग्राफ घूमता है, जब इवन पावर होती है तो ग्राफ घूम के जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर इक्वल रूट्स हैं तो उसके बाद वो घूमेगा ग्राफ। ठीक है, तो आई थिंक एन इवन होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर है 6, तो 4 हो जाएगा, सही बात है, आर का 4 हो जाएगा। ठीक है, एस ऑप्शन में बता देता हूँ, वैसे हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया है, बट विल सॉल्व द एस ऑप्शन। तो एस ऑप्शन में बोला है कि चार एक्चुअली 5 टर्म है साइन के और 5 टर्म है कॉस के। देखो कॉस में मॉड लगा हुआ है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो साइन में जहाँ पे भी मॉड आ रहा है वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और हाँ 4 पे, ये 5 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट इज नंबर ऑफ, तो 5 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट आया था, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, लेट w वेक्टर is I cap plus 2 sorry I cap plus j cap I cap plus j cap minus 2 k cap. U v the vectors are two vectors such that u cross v is w vector, v cross w is u vector। अच्छा ये दो चीजें दी हुई है, तो एक बात समझो कि u क्रॉस v से w आ रहा है, मतलब जो w वेक्टर होगा वो किससे परपेंडिकुलर होगा, u वेक्टर से भी, और w वेक्टर किससे परपेंडिकुलर होगा, v वेक्टर से भी। सिमिलरली हमारा जो u वेक्टर है वो किससे परपेंडिकुलर होगा, v वेक्टर से भी, और u वेक्टर किससे परपेंडिकुलर होगा, w वेक्टर से भी। तो ये चीज तो कॉमन आ गई, और ये चीज भी आ गई, और ये चीज भी आ गई। इसका मतलब u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर, ये तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और सिंस w जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है, तो w अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो u जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, और अगर u जीरो वेक्टर नहीं है तो v जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। तो ये तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये हमने देख लिया है। ठीक है, और u v w आपस में क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये हमने देख लिया है। अल्फा दिया हुआ है और ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, एक 3 इक्वेशन दी हुई है ऐसे। तो एक बात ये देखो कि जो तीनों इक्वेशन है इसमें अल्फा बीटा गामा वेरिएबल जैसे हैं, जैसे एक्स वाई जेड टाइप, तो ये 3 प्लेन्स हैं, है ना, ऐसा टाइप। तो अल्फा बीटा गामा के कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस तो आएंगे, क्योंकि वो जीरो वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि यू वेक्टर जीरो नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा कुछ तो आएंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन, और राइट साइड में जीरो है, मतलब इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए ये जो डेल्टा होता है, हमने जो प्लेन्स इसमें पढ़ा है डिटरमिनेंट में, ये जो डेल्टा होता है वो जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं इधर। तो माइनस टी वन वन, वन माइनस टी वन, और वन वन माइनस टी, ये डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, और यहाँ से टी मिल जाना चाहिए हमें। तो माइनस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस वन, माइनस टी माइनस वन, प्लस वन इंटू वन प्लस टी शुड बी जीरो। तो माइनस टी क्यूब प्लस टी प्लस टी प्लस वन प्लस टी शुड बी जीरो। तो टी क्यूब माइनस थ्री टी माइनस टू शुड बी जीरो। अगर मैं इसमें वन रखूंगा तो जीरो नहीं होगा, लेकिन माइनस वन रखूंगा तो जीरो होगा, तो टी का वैल्यू माइनस वन आना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक भी आएगी, उसको सॉल्व करके देखेंगे तो शायद इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो टी का वैल्यू माइनस वन आ जाता है।
अगर t का वैल्यू -1 है, ठीक है, t का वैल्यू -1 आ गया, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, -α प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, ये बन गया। और u डॉट डब्ल्यू 0 है तो वहां से भी एक इक्वेशन आएगा, तो u डॉट डब्ल्यू 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा, अच्छा t को -1 रखा ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0। तो दूसरी इक्वेशन u डॉट डब्ल्यू इज 0, तो अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इज 0। तो इन दोनों को हम सेपरेट कर दें तो हमें मिलेगा गामा इक्वल्स टू 0। गामा हमारा 0 आ गया, ठीक है। अगर गामा 0 है और अल्फा प्लस बीटा 0 है, ये हमें मिल गया। हमसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर। तो दूसरी बात यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ w और मैग्नीट्यूड ऑफ v, इनमें क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो अगर तीनों 90 डिग्री पे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v w के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ w इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ u। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर 1 आ गया। तो p का सेकंड ऑप्शन आ गया हमारे पास, p का 2। तो abc में से आंसर होगा। q का देखें, गामा स्क्वायर तो 0 ही है, तो गामा स्क्वायर 0 है तो q का 1 आ गया। तो a या c में से आंसर आएगा। तो s ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्ट। इफ अल्फा इज √2, अल्फा इज √2, दिस इंप्लाइज बीटा इज -√2, है ना। t प्लस 3, अरे t प्लस 3 तो हमेशा कांस्टेंट है ना, t तो -1 आया, -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आई थिंक ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी था। इससे पहले स्टेट्स, ये जो डिफरेंशियलिटी वाला क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी इजी था। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन अगर देखें, ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया है, मतलब अगर आपने 10th 11th क्लास में भी किया है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। आई थिंक दिस इज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि अगर आप एक एक करके सॉल्व करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। अदरवाइज एक साथ आप अगर इनको ऐड कर देते हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके अलावा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। लिमिट्स का क्वेश्चन इट वाज वेरी इजी। आप अगर एक्सपेंशन आपको याद है तो 2 मिनट में ही हो जाएगा। अगर एक्सपेंशन याद नहीं है तो यू टू अप्लाई एल ऑर्बिटल आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आई जस्ट ऑलवेज रिकमेंड कि आप सीरीज एक्सपेंशन याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पीएनसी का क्वेश्चन था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सॉल्व करने में मज़ा आया। उतना डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा बट मीडियम था, सॉल्व करने में मजा आएगा। अगर पीएनसी अच्छे से किया है तो इट इज गुड क्वेश्चन। देन कम्स दिस वेक्टर का क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी। वेक्टर में से बहुत टफ टफ क्वेश्चन किए हमने क्लास में, उससे काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, आजकल यही बहुत पूछ रहा है। पहले मेंस में ही आते थे, अब एडवांस में भी आने लगे हैं क्वेश्चन। तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर रिलेशंस, ये रिलेशंस वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये सारी चीजें।